हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। आप अभी अभी 10th क्लास को कवर करके आए हैं। 10th क्लास में आपके पास एक ही बुक थी, विज्ञान, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के चैप्टर एक साथ थे। अब ये तीनों संकाय जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अगर आपने साइंस मैथ्स ली होगी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़नी होगी, और अगर आपने बायो ली होगी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों आपको पढ़नी होगी। हम शुरुआत कर रहे हैं रसायन विज्ञान से। और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो है वो परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान है। ये आपने 9th और 10th क्लास में भी देखा होगा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि पदार्थ का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। संपूर्ण वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। फिर हम सोचेंगे कि क्या हम परमाणुओं और अणुओं को गिन सकते हैं। जब परमाणुओं और अणुओं को मापने की बात आएगी तो आपको मोल संकल्पना पढ़नी होगी। फिर मोल संकल्पना को रासायनिक समीकरणों के साथ में खूबसूरती से जोड़ा जाएगा और उससे निकल के आएगी रस समीकरण मिति। और एक बार आप जब वो सीख जाएंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से उसका उपयोग करके आप बहुत सारी गणनाएं कर सकते हैं। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, स्टार्टिंग भी है, तो पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी ताकत के साथ में खुश होकर के हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वर्गीकरण पढ़ाऊंगा पदार्थ का, और अगले वीडियो से मोल संकल्पना की शुरुआत होगी। और हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति जो नियम है उनका भी अध्ययन करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो मैंने आपको हल्का हल्का सा ब्रीफ कर दिया है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा बच्चों, 10th क्लास के अंदर अगर आपका सिलेबस ये था तो 11th क्लास के अंदर आपका सिलेबस ये होने वाला है ना। तो यहां से यहां आप जाने वाले हो। अगर आप सोच रहे हो कि 10th की तरह ही स्मूथ है तो ऐसा नहीं है। टफ नहीं है, बट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो हमें स्टार्टिंग से मेहनत करनी है और एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करना है कि हम एक दूसरे को 100% देंगे। मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा, आपको भी मेरे साथ पूरी मेहनत करनी है। शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाइए पदार्थ। लिखिए हेडिंग पदार्थ, जिसको द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य, द्रवनी, द्रव्य, जिसको द्रव्य भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। लगाइए हेडिंग पदार्थ, द्रव्य, मैटर। पदार्थ की दोस्तों एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इस पूरे ब्रह्मांड में, धरती की बात नहीं हो रही, पृथ्वी की बात नहीं हो रही, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये मार्कर है, इसका कुछ वजन है, और अगर इस मार्कर को मैं जमीन पे या कहीं भी रखता हूं तो ये कुछ स्थान घेरता है। इसका मतलब इसको क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहा जाएगा। अपन खुद एक पदार्थ की गिनती में आते हैं। हवा जो है, हवा भी अपने आप में एक पदार्थ है, क्योंकि हवा भी कुछ स्थान घेरती है और हवा का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसको अपन लीटर में मापते हैं। 1 लीटर गैस, 2 लीटर गैस, 3 लीटर गैस। ठीक है। तो पदार्थ या द्रव्य की बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ जगह घेरती है उसे हम दोस्तों पदार्थ कहते हैं। फटाफट से इस परिभाषा को लिखते हैं, फिर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। चलिए, तो सीधी सच्ची बात है, हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो उसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के वर्गीकरण पे अपन बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का वर्गीकरण अपन दो आधार पे कर सकते हैं, एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण दो होते हैं। अब अपन ऐसे लिख देते हैं पदार्थ, उसके बाद इसके जो वर्गीकरण है वो अपन दो आधार पे कर सकते हैं, मतलब इसको दो आधार पे बांट सकते हैं। एक तो भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण। जो आपका भौतिक वर्गीकरण है उसमें आप पदार्थ को उसके अणुओं के मध्य जो बल है उसके आधार पे तीन हिस्सों में बांट देते हो। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। एक तो ठोस, दूसरा
द्रव और तीसरा गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अपन छोटी छोटी बातें करेंगे इनके बारे में। हालांकि आप लोग 9th से ये सब पढ़ रहे हो, बट अपना काम है कि रसायन विज्ञान को एकदम जमीन से उठाना, बेसिक से स्टार्ट करना। तो भौतिक विज्ञान में पहला आता है ठोस। ठोस के जो अणु होते हैं उनके मध्य जो बल होता है उसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो, अंतरा आणविक बल। तो अणुओं के मध्य जो बल है जिसे हम लोग अंतरा आणविक बल बोलते हैं वो ठोस में अधिकतम होता है। इसलिए ठोस के अंदर जो अणु है वो एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जैसे इस तरह से। तो ठोस के अंदर अणु आपस में एक दूसरे से मजबूत तरीके से चिपके हुए होते हैं क्योंकि इनके अंदर अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है। इनसे अंतराण्विक कम होता है, अंतराण्विक बल कम होता है द्रव के अंदर और सबसे कम होता है गैस के अंदर। इसलिए गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगर अपन बात करें तो ठोस का जो आयतन है, आयतन की बात करें तो ठोस का जो आयतन है वो एकदम निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? तो आयतन का मतलब होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। अगर इस मार्कर को मैंने रखा, इसने जितना भी स्थान घेरा वो कहलाएगा इसका आयतन। तो अगर आपके पास कोई ठोस है, मान लो ये मार्कर ठोस है, इसको आप रखोगे तो यहाँ रखोगे तो भी उतना ही स्थान घेरेगा जितना आप इसको अमेरिका में जाके रखोगे तो भी ये वहां पे उतना ही स्थान घेरेगा। मतलब ठोस का जो आयतन है वो एकदम निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। अगर आप किसी से 1 लीटर दूध लोगे तो 1 लीटर दूध को आप ग्लास में डालो, उसी 1 लीटर दूध को अगर आप टंकी में डालो या उसी 1 लीटर दूध को आप पेट में डालो, तीनों जगह पे वो 1 लीटर ही रहेगा। ना तो 1 का आधा हो जाएगा ना 1 का 2 हो जाएगा। तो आपका जो द्रव है उसका भी आयतन जो है वो निश्चित होता है, परंतु जो आपका गैस है उसका आयतन अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि मान लो आपके पास अगरबत्ती का धुआं है, आप अगरबत्ती के धुआं को एक डिब्बे में बंद करोगे। अगर छोटी सी डिब्बी के अंदर आपने अगरबत्ती के धुएं को बंद कर रखा है तो वो कितना स्थान घेर रही है? उस डिब्बी के बराबर। उस डिब्बी को खोल के छोड़ दो, पूरे कमरे के अंदर अगरबत्ती का धुआं फैल जाएगा। अब वो कितना स्थान घेर रहा है? जितना ये कमरा है। तो गैस की खासियत होती है कि उसको जिस भी जगह छोड़ा जाए वो पूरी जगह पर फैल जाती है। मतलब उसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित। परंतु द्रव में ऐसा नहीं है। अगर 1 लीटर दूध है, उस 1 लीटर दूध को आप कहीं भी किसी में भी डालो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 2 लीटर नहीं होगा। जबकि गैस जो है आप चाहो तो उसको प्रेशर के साथ में, दाब के साथ में छोटी सी जगह पे बंद कर दो, चाहो तो खोल के पूरा कमरा भर लो। आ गई बात समझ में? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, उनको नहीं समझ में आता है कि आयतन इसका क्यों निश्चित है और इसका क्यों अनिश्चित है। अब बात करते हैं आकार की। ठोस का आकार भी निश्चित रहता है। ऐसा नहीं है कि इस मार्कर को मैं ऐसे बंद करके आपके हाथ में दूंगा तो आपके हाथ में जाते ही फैल जाएगा। ये जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे इसको कहीं भी रखो। परंतु जो आपका द्रव है उसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जिसमें मिलाओगे वो उसके जैसा हो जाएगा। मतलब अगर आपने गिलास में डाला तो गिलास का आकार ले लेगा, अगर आपने घड़े में डाला तो जल घड़े का आकार ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी को आप जिस भी बर्तन में डालोगे वो उस बर्तन का आकार ले लेगा। तो आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। 1 लीटर पानी को अगर आप किसी गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार लेगा, होगा 1 लीटर ही। अगर उस 1 लीटर को आप घड़े में डालोगे तो घड़े का आकार लेगा, परंतु होगा 1 लीटर ही। तो आकार तो बदल रहा है परंतु उसकी मात्रा निश्चित है। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। आई होप आपके समझ में आ रहा है। इधर इसका तो आयतन भी अनिश्चित है और इसका आकार भी अनिश्चित। तो ये बेसिक बेसिक बात करी अपन ने भौतिक वर्गीकरण आपके द्रव्य का। यहां तक आप फोटो खींचो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं रासायनिक वर्गीकरण।
एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। लोहा, सोना, इसका पानी, इसका हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वायु, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आता है दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। और ये क्या था आपका? फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिस्ट्री को फील करना बहुत जरूरी है, एक एक चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाके नंबर आते हैं एग्जाम में। रासायनिक वर्गीकरण में आता है, दो प्रकार आते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। अब समझिएगा शुद्ध पदार्थ क्या चीज है और मिश्रण क्या है, ठीक है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को, वो बहुत बड़ी बड़ी क्लास तक पहुंच जाते हैं, बट यहाँ कंफ्यूजन रह जाता है उनको। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मतलब है अगर पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हों तो उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। मतलब एक ही प्रकार के अभिकर्मक, कंफ्यूजन हो सकता है, अभी मैं सब क्लियर करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक ही प्रकार के अभिकर्मक अगर रहेंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आगे तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु विभिन्न प्रकार के परमाणु या विभिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं, सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। चलिए अब समझिएगा, बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। प्योर सब्सटेंस तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, और यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। अब मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना। तत्व का मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन ही होना चाहिए, कार्बन है तो केवल कार्बन ही होना चाहिए। तो इसके उदाहरण में क्या आता है? इसके उदाहरण में आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, बिस्मिथ, O2, O2 गैस, H2, ये सब इसके उदाहरण में आएंगे। अब यहां पे कंफ्यूजन नंबर 1, सर आप बोल रहे हो एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए, फिर यहाँ पे तो दो है O2, फिर यहाँ पे दो है H2। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि परिभाषा पे फोकस नहीं कर पा रहे हो आप। परिभाषा कहती है कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक परमाणु होता है, ऐसा नहीं कहा था। ये नहीं कहा था कि केवल एक ही परमाणु होगा, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। अगर आप H2 पे ध्यान दोगे तो जो आपका H2 है उसमें दोनों हाइड्रोजन ही तो है। अगर आपका O2 है तो दोनों ऑक्सीजन ही तो है। अगर आप बात करते हो H2 गैस की, तो H2 गैस का जो चैम्बर होगा उसके अंदर H2 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 खूब भर भर के H2 रहेगा। तो यहां मुझे बताओ कौन से परमाणु है? केवल हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो। परंतु अगर इस कमरे में जाके देखोगे तो केवल किसके परमाणु उपस्थित हैं? H के परमाणु। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? तत्व, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु है। आया मजा? O2 की बात करोगे, कहाँ लिखे? यहाँ करते हैं। O2 के अंदर एक O2, दूसरा O2, तीसरा O2, चौथा O2, केवल किसके परमाणु हैं भाइयों? O के परमाणु है, एक ही प्रकार के परमाणु है। क्लियर? यौगिक, विभिन्न प्रकार के परमाणु या विभिन्न परमाणु, या आप बोल सकते हो विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण देता हूं,
उदाहरण है जल, H2O। अब जल को पता है यौगिक क्यों कहा है, सुनना, यहां कर लेते हैं या यहां भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं अपन। जल के अंदर आप ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो यहां अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित है और हाइड्रोजन का भी परमाणु उपस्थित है। दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, यौगिक। दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए उसे कहा जाता है यौगिक। दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, यौगिक। एक इंपॉर्टेंट बात, एक निश्चित अनुपात। आप चाहे पानी अपने घर के मटके में से लाओ, चाहे बाहर नाले में से लाओ, चाहे आप पाकिस्तान जाके लेके आओ, चाहे आप अमेरिका जाके लेके आओ, चाहे आप बांग्लादेश जाके लेके आओ, चाहे आप चाइना जाके लेके आओ, चाइना मत जाना, अभी सेफ नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आप कहीं से भी जाके पानी लेकर के आओ, उस पानी का फॉर्मूला क्या होगा, उस पानी का फॉर्मूला होगा H2O। इसलिए लिखा हुआ है कि निश्चित अनुपात। आप जल दुनिया में कहीं से भी लेकर के आओ, पाताल लोक से भी लेके आओगे, तो भी जल के फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन होगी और दो हाइड्रोजन होगी। सही है। तो यौगिक में और तत्व में अंतर क्या है, तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होता है, एक ही प्रकार का परमाणु होता है, एक ही प्रकार का परमाणु होता है, जबकि आपके यौगिक के अंदर अलग अलग प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़े होते हैं। यहां अनुपात कौन सा है, हाइड्रोजन जल का अनुपात देखें तो 2:1 है। आगे बात समझ में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, आपने बोला था शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। यहाँ तो अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। यहाँ फिर आपने समझने में गलती कर दी। अभिकर्मक का मतलब होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस, यहाँ अभिकर्मक कौन है, यहाँ हाइड्रोजन सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे आपका जल अपने आप में एक सब्सटेंस है। तो जल में दूसरा अणु भी H2O है, तीसरा भी H2O है, चौथा भी H2O है, पांचवा भी H2O है, छठा भी H2O है, सातवां भी H2O है। इसलिए यहाँ पे एक ही प्रकार के अभिकर्मक हैं, इसलिए यौगिक भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे आप तत्वों में देखोगे तो एक O2, दूसरा भी O2, तीसरा भी O2, चौथा भी O2, तो ये अपने आप में जो अभिकर्मक है वो सेम 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 है, इसलिए ये भी शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों अपने आप में अलग क्यों हैं, ये दोनों अपने आप में अलग इसलिए है क्योंकि इसको कहा जाता है जब एक ही प्रकार के परमाणु हो, और उसको कहा जाता है जब विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े हों और जुड़ करके अब ये जो चीज बनी है ये आपका अभिकर्मक है। अब तो H2O 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 सेम रहेगा, ये जो बना है ये आपका अभिकर्मक है, जो कि अब क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसीलिए ये दोनों मिलके शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में ही आते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि कंफ्यूजन का जड़ से खात्मा कर दें। फिर भी डाउट रह गया हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना, मैं भी एक बार और समझा दूंगा। पहले फटाफट से इसकी फोटो खींच लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, उन शुद्ध पदार्थों के अंदर दो बातें खास होती हैं। पहली बात, वहां पे एक ही प्रकार के अभिकर्मक मिलेंगे, सब्सटेंस एक ही प्रकार का होगा। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी दोनों ही जो है शुद्ध पदार्थ में आती है, क्योंकि इसमें भी आपका O2 है, तो ऑक्सीजन में केवल O2 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 ही मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है। तो एक ही प्रकार के अभिकर्मक हैं। यहां भी अगर अपन बात करें जल की, तो अगर आपने जल का सैंपल लिया है तो उसमें H2O 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 मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब वो भी एक ही प्रकार के अभिकर्मक में आता है। अब फर्क क्या है दोनों में, आपके तत्व में और यौगिक में मेन डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में मुख्य अंतर है परमाणु का। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे कि OCH Bi O2 के अंदर भी सारे ऑक्सीजन है, दूसरा कोई भी नहीं है। जबकि आपके यौगिक में भिन्न प्रकार के परमाणु आपस के अंदर एक निश्चित संगठन में जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। H2O आप जल कहीं से भी लेके आओ दुनिया में, आपको हाइड्रोजन मिलेगी 2 और ऑक्सीजन मिलेगी 1, मतलब 2:1 चलने वाला है। क्लियर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और मिश्रण को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मिश्रण की। तो मिश्रण होते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक हो, दो या दो से अधिक अभिकर्मक
अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा तो सब क्लियर होगा, ध्यान से देखना। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जितने भी अवयव हैं उन सब का सभी जगह संगठन एक समान होता है। तो यहां पे सभी अवयवों का संगठन एक समान, और हम इसको और ढंग से बोल सकते हैं, सभी अवयवों का मिश्रण में संगठन एक समान। सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान। अभी इस बात को अपन और क्लियर करेंगे अच्छे से ताकि और बेहतर समझ में आए। दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं। और यहां पे समान रूप से उपस्थित। अभी क्लियर करते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए समांगी मिश्रण का उदाहरण है आपका शक्कर प्लस जल। अब पहले तो आप इस बात को समझिए कि मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में फर्क क्या है। शक्कर का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो अलग है। जल का रासायनिक सूत्र अलग है। तो अलग अलग अभिकर्मक उपस्थित हैं। अलग अलग अभिकर्मक उपस्थित होने से शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में ये नहीं आएगा, इसलिए इसको अलग से कैटेगरी दी गई है मिश्रण की। दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित हैं। यहाँ पे एक ही अभिकर्मक था जल, यहाँ पे एक ही अभिकर्मक था O2, H2 एक्सेट्रा। यहाँ पे मिश्रण में आप देखो शक्कर प्लस जल, उसके अंदर शक्कर अलग अभिकर्मक है, अभिकर्मक का मतलब है यहाँ पे सब्सटेंस, और आपका जल अपने आप में एक अलग अभिकर्मक है। ये पॉइंट क्लियर होता है। अब आगे बात को समझो कि शक्कर और जल को अगर अपन घोलते हैं तो मीठा पानी बनता है। अब उसको अगर आप एक चम्मच अच्छे से घोल लो शक्कर को, फिर एक चम्मच ऊपर से टेस्ट करो, एक चम्मच बीच में से टेस्ट करो, या उसको जमीन में से टेस्ट करो, नीचे से टेस्ट करो, सेम आता है। तो पूरे ग्लास के अंदर ऊपर से, बीच में से और तली में से सेम टेस्ट आता है। मतलब हर जगह आपकी शक्कर बराबर मात्रा में उपस्थित है, जल के अंदर अच्छी तरह से घुल गई है, हर जगह उसकी जो मात्रा है वो एक समान है। यही बात लिखी हुई है कि सभी अवयव, ये दो अवयव हैं, सभी अवयव का पूरे मिश्रण में संगठन एक समान होता है, समान रूप से अवयव उपस्थित होता है। जबकि अगर अपन विषमांगी की बात करें तो अगर आप मिट्टी को जल में घोलोगे तो उससे जिस प्रकार का मिश्रण बनेगा, उसके अंदर आपकी मिट्टी और जल हर जगह, अगर आप ग्लास में मिट्टी में पानी को मिलाओगे तो उस केस में जो मिश्रण बनकर तैयार होगा उसके टॉप में, मिडिल में और बॉटम के अंदर जो मिट्टी की मात्रा है वो अलग अलग होगी। तो ये अपने आप में कहलाएगा विषमांगी। समांगी समान, विषमांगी अलग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया, और इसमें डिफरेंस आपको क्लियर ही है। यहाँ पे भी दो अवयव है, मिट्टी अपने आप में अलग अवयव है, जल अपने आप में अलग है, दो अलग अलग अभिकर्मक हैं, इसलिए ये मिश्रण की कैटेगरी में आएगा। और वो अवयव भी एक समान रूप से बटे हुए नहीं है, इसलिए वो विषमांगी कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया समांगी मिश्रण और ये आपका हो जाता है विषमांगी मिश्रण। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट कर लिए हैं, जहां पे पदार्थ का जो पूरा वर्गीकरण है, आपके भौतिक वर्गीकरण जिसमें हम लोग ठोस द्रव गैस की बात करते हैं, और जो आपका रासायनिक वर्गीकरण है जिसमें हम शुद्ध पदार्थ की और मिश्रण की बात करते हैं, वो अपन ने पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। तो यहाँ से 11th क्लास की केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जितने बेसिक्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। आपको बस एक ही काम करना है कि पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ना है लास्ट तक, इसके नोट्स बनाने हैं,